मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, शांति और साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा चुकी है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और यदि समय बचा तो कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी। तो शुरुआत करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार से। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों पुरस्कार हैं, शांति का और साहित्य का, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पुरस्कार होते हैं। पिछला अनुभव ये बताता है कि जब भी नोबेल पुरस्कार के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से ज़्यादातर पुरस्कार शांति और साहित्य से ही जुड़े हुए पूछे गए हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है वह है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। इसकी घोषणा अभी होनी बाकी है। यानी कि ये जो तीन पुरस्कार हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र के, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पॉर्टेंट है। इस साल का शांति का नोबेल पुरस्कार इसलिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप जानते हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैंने कई देशों के बीच के युद्ध को रुकवाया है। और सीधी सी बात है कि यदि उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार तो दिया जाना चाहिए। लेकिन कमेटी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो फिर किसे दिया गया है? दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया है दक्षिण अमेरिकी एक देश है, वेनेजुएला। मैं चाहूँगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जाकर आप थोड़ा सा इस स्थान को लोकेट कर लें। हो सकता है कि एग्जामिनेशन में नहीं आए, लेकिन आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि ये वेनेजुएला है कहाँ। तो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं दोस्तों, उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। कुछ अखबारों ने उन्हें मारिया नाम से संबोधित किया है, कुछ अखबारों ने उन्हें मचाडो नाम से संबोधित किया है। पूरा नाम है मारिया कोरिना मचाडो। इन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। वो विपक्ष की नेता हैं और साथ ही साथ लोकतंत्र के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और उन्हें अपने देश में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। 20 सालों से, सोच करके देखिए, कि तानाशाह सरकारों के खिलाफ वो संघर्ष में जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग तो उन्हें बाकायदे वेनेजुएला की मदर प्रेसिडेंट भी कहते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं कि वो राष्ट्रपति हो। एक बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने किया था जो दर्ज है खासकर वेनेजुएला के इतिहास में, वो ये कि 2012 में उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति होते थे सावेज, उसको चोर कहा था और इसके कारण राष्ट्रपति को संसद छोड़ना पड़ा था। और अभी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है और पिछले साल अगस्त से, यानी कि लगभग 1 साल हो गए हैं, मारिया अंडरग्राउंड हैं। इनके संघर्ष की मैंने हल्की सी झलक दी है। यहाँ आप देख रहे हैं, आपको दो बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी कि एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बाकायदे इसकी मांग कर रहे हैं और सच पूछे तो जो गाजा का शांति का जो प्रस्ताव दिया गया था, इस पुरस्कार की घोषणा के पहले ही आ चुका है और उस पर सहमति भी बन गई है। तो उनका अधिकार बनता है, लेकिन कमेटी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ऐसे पॉलिटिशियन को दिया है जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका मतलब है कि आप इस शांति पुरस्कार को कहीं न कहीं लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा हुआ भी देख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो तानाशाह के विरोध में खड़ा हुआ कह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, AFIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जो साहित्य का पुरस्कार दिया गया है वो हंगरी के एक साहित्यकार को दिया गया है। मेरा यह सौभाग्य है कि हंगरी जाने का अवसर मुझे मिला था। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा देश है। हंगरी के 71 वर्षीय साहित्यकार हैं। उनका नाम थोड़ा सा लंबा है। उनका नाम है लास्लो क्रास्नाहोकारई।
लास्लो एक शब्द है, क्रास्नाहोकारई, इन्हें 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। इनके लेखन की जो एक बहुत बड़ी विशेषता है, आप यूं कह लीजिए कि जो अपने आप में यूनिक है, वो ये है कि ये बहुत लंबे लंबे वाक्य लिखते हैं। कई कई पेज तक पता चला कि वो एक ही वाक्य को लिख रहे हैं, अल्प विराम अर्ध विराम के माध्यम से, और गंभीर विषयों पर ये उपन्यास लिखते हैं। बहुत ही गंभीर विषयों पर उपन्यास लिखते हैं। इनके कई उपन्यासों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। दोस्तों, हंगरी के क्रास्नाहोकारई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब मैं आता हूं कुछ दूसरे तथ्यों पर जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक संगठन है सतर्क नागरिक संगठन, उनकी एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट आरटीआई के मामले में है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के मामले में है। अब देखिए कि हमारे जो कोर्ट कचहरी हैं कितने बोझ तले दबे हुए हैं, सालों साल लग जा रहे हैं न्याय के लिए। फिर एक सूचना का अधिकार लाया गया कि भाई आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं सरकार पर, ताकि सरकार में पारदर्शिता आए, व्यवस्था बेहतर हो सके। कुछ समय तक इस सिस्टम ने काम किया, लेकिन धीरे धीरे सूचना का अधिकार का जो मामला था वह भी आप यूं कह लीजिए कि धुंधला पड़ता चला गया। अब जो सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट आई है उसके थोड़े से आंकड़े देखिए। अगर तेलंगाना में आप कोई सूचना मांगते हैं और सूचना नहीं मांगने पर अगर आप आयोग के पास जाते हैं, अपील करते हैं, तो उसका फैसला होने में 29 साल लग सकते हैं, 29 ईयर्स लग सकते हैं। त्रिपुरा में 23 ईयर्स, छत्तीसगढ़ में 11 ईयर्स, मध्य प्रदेश और पंजाब की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन फिर भी 7 साल तक तो आपको इंतजार करना पड़ सकता है। सोच करके देखिए, अगर इतना इंतजार करना पड़ेगा केवल सूचना जानने के लिए, तथ्यों को समझने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो फिर सूचना के अधिकार का महत्व ही क्या रह जाता है। इस संगठन ने बताया है कि जून 2025 तक देश भर में 4.13 लाख अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। 4.13 लाख अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। आप देखिए कि कैसे सिस्टम में जाकर के कोई भी चीज़ कौन सा रूप ले लेती है। बीच बीच में अखबारों में भी आप लोगों को पढ़ने को मिलता होगा कि कैसे जो आयोग हैं उनके बहुत सारे पद खाली हैं, 2-2 साल 3-3 साल तक उनमें नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। और नियुक्तियां जब हो ही नहीं रही हैं तो सीधी सी बात है कि मामले कैसे क्लियर होंगे, ये स्थिति हो गई है। और कोर्ट कचहरियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, इतने सारे मामले वहाँ पेंडिंग हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन उन पदों को भरने की कोशिशें नहीं की जा रही हैं, बावजूद इसके कि लगातार ये बात कही जा रही है कि पद भरे जाने चाहिए। यदि न्याय नहीं मिल पा रहा है तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। सीधी सी बात है कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है तो फिर डेमोक्रेसी का अर्थ क्या रह जाता है। दोस्तों, चूंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट है, तो ये जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, ये आंकड़े आपको नोट कर लेने चाहिए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं लगातार डेली ऑडियो लेक्चर आप लोगों को देता हूँ, पता नहीं पिछले कितने सालों से अखबारों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहली बार मुझे आरटीआई के तहत कितने मामले पेंडिंग है इनके बारे में आंकड़े जानने को मिले हैं। हो सकता है इससे पहले भी आए हों और मैंने मिस कर दिया हो, लेकिन चलिए जब भी मिले कम से कम तब तो हम सतर्क होकर के उन्हें नोट कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, प्लीज़ आप सब इसे ज़रूर नोट कर लें। दोस्तों, अंत में एक और डेटा, आपको मालूम है कि किस तरीके से लगातार बिहार में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन चल रहा था चुनाव से पहले, और उसमें फिर पहले वोटरों की लिस्ट बनाई गई, फिर नाम हटाए गए और फिर फाइनल लिस्ट बनाई गई। तो फाइनल जो लिस्ट बनी है उसमें कुल मिलाकर के जो स्थिति देखने में आई है वो ये है कि पहले से जो मामला चल रहा था, बस ये आंकड़ा आपको जानना जरूरी है या कह लीजिए कि महत्वपूर्ण है, वो ये कि 47 लाख वोटर्स कम हुए हैं, 47 लाख वोटर्स कम हुए हैं, यानी कि 6% लोगों के नाम कटे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वोटर लिस्ट में प्रॉब्लम तो थी,
क्योंकि यदि प्रॉब्लम नहीं होती तो 6% नाम नहीं कटते। तो ये बस थोड़ा सा एक ऐसा तथ्य है। बाय द वे यदि इस पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो कम से कम आप अपने पक्ष में ये बात कह सकें कि अल्टीमेटली ठीक है, बाद में कुछ नाम जोड़े भी गए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं आप आधार कार्ड को भी मतदाता के लिए प्रमाण मानेंगे तो कुछ और नाम ऐड हो गए। लेकिन फिर भी जब फाइनल स्थिति आई है तो उसमें 6% नाम कट गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।